अस्सलामु अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम आज अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत जी। रमज़ान की आमद आमद है तो क्यों ना रमज़ान के ऊपर कोई प्रोग्राम किया जाए। तो इसके लिए फिर हमने सोचा कि आपके साथ किसी ऐसे एक्सपर्ट की बात करवाई जाए जो कि ना सिर्फ बायोकेमिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बड़े बहुत कमाल का नॉलेज है उनका। और आपको गाहे-बगाहे मेरे साथ भी कुछ वीडियोज़ में आप देखते रहे होंगे और उनका अपना चैनल भी है और शॉर्ट्स भी, रील भी और पूरी भरपूर जो वीडियोज़ होती हैं वो भी बनाती हैं। मेरी मुराद है सदाकत मुबीन से। तो वेलकम सदाकत। थैंक यू सो मच। थैंक यू बशर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे इनवाइट किया। और यहाँ पे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर तरफ से क्वेश्चंस आ रहे थे कि रमज़ान में हम क्या खाएँ, हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए और इस तरह के सवालात आ रहे थे। तो बहुत अच्छा हुआ कि हमने ये प्रोग्राम किया ताकि बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। सबसे पहले तो ये कि आप सब लोग को रमज़ान की आमद की तैयारी अब कर लेनी चाहिए, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाना चाहिए। वैसे ऑनेस्टली जो तैयारी होती है, हमारे यहाँ तैयारी कुछ और होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किया करते थे, रमज़ान से पहले ही बहुत ज़्यादा रोज़े रखना शुरू कर देते थे। अच्छा, पर अब ये जो फास्टिंग है इससे पहले थोड़ी-सी हम ये बात करें कि अब दुनिया ने देख लिया कि हम ज़रूर से ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं। हमारे फूड अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और हर सोशल एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से और थोड़ी खुशहाली भी आने की वजह से और इतनी ज़्यादा हमने प्रोसेस्ड फूड और फूड की अबंडेंस कर दी कि उससे बीमारियाँ आ गई। तो अब दुनिया सारी ने कह दिया है कि अगर आपने अपने आप को ठीक करना है, तो उसको अपने आप को भूखा रखें। आप जो मील एक मील से दूसरे मील के दरमियान जो गैप है, गैप बिटवीन मील वो इंक्रीज़ करें। फिर आ गया कि भई आप फास्टिंग करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, फिर आ गया ओमेड करें, 1 मील अ डे करें, यानी कि कम से कम खाएँ। लेकिन हमें तो अल्लाह ताला ने रमज़ान का एक पूरा महीना दे दिया है। तो अल्टीमेटली वही है कि पूरे साल में 1 दफ़ा कम से कम आ जाए। तो पहले तो आप ये बताएँ कि फास्टिंग जो है ना, क्या हमारी सेहत के ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट देती है या उसकी कोई नेगेटिविटी भी है? देखिए फास्टिंग जो है जब हमारे इसको हमारे दीन इस्लाम में हमारा एक पार्ट बना दिया गया तो डेफ़िनेटली हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदे की जब हम बात करते हैं तो जब भी हमारी बॉडी साइंटिफिकली ये प्रूवन है ये बात हमें तो रमज़ान का बहुत पहले कहा गया लेकिन अब साइंस ये कहती है कि अगर आप बॉडी को कुछ ख़ास घंटों के लिए भूखा रखते हैं या अपने मील गैप्स को बढ़ा देते हैं, तो आपकी बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। और इस इम्यून सिस्टम बूस्ट होने की वजह से बॉडी के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। बॉडी जो है ऑटोफैगी में जाती है। ऑटोफैगी मीन्स के सेल्स जो हैं, वो अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं लाइक जो डेड सेल्स होते हैं या कैंसर सेल्स होते हैं या कोई ऐसे सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, वो जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आप ख़ास टाइम फ्रेम में जब कुछ नहीं खाते और मील गैप्स देते हैं, तो क्या होता है कि आपके जो ग्लूकोज़ होता है बॉडी में, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल लोअर एंड पे चला जाता है। तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती और वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है या बहुत ज़्यादा जो चीज़ें बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं, कहीं छुपी बैठी होती हैं, उनको जो है वो ऑटोफैगी के थ्रू आपकी बॉडी जो है वो क्लीन अप होती है और जिसकी वजह से बॉडी बहुत सारी बीमारियों से जो है वो बची रहती है। तो सबसे पहला तो इसका जो बेनिफिट ये है कि ये आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है प्लस जो आपके कैंसेरियस सेल होते हैं, जो बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ एक चीज़ ये आती है कि जो ये रिसर्च आई है और उसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी आए हैं, बाकी भी दुनिया में भी ये हाइलाइट बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जो ऑटोपैजी है ये कम से कम 20-22 घंटे की फास्टिंग के बाद आती है। हमारा रोज़ा तो इतना लंबा नहीं होता।
तो क्या उसके अंदर भी ये बेनिफिट्स मिलते हैं? अगर पूरा रमज़ान हम पूरे 30 दिन प्रैक्टिस करें, तो उसमें ये वाला जो सिस्टम है ये ऑन हो सकता है कि हमें फिर अठपहरे रोज़े रखना पड़ेंगे? देखिए, अल्लाह ताला ने जो जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने इंसान को बनाया है, अगर ये जो है हमें अल्लाह की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें हैं, हम तो उसको फ़र्ज़ समझ के करते हैं बीइंग अ मुस्लिम। बट उसकी साइंटिफिक रीज़न्स बहुत सारी होती हैं, जैसे गर्मियों में रोज़ों को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है? और सर्दियों में थोड़े से रोज़े जो है वो उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है, तो ये अल्लाह की कुदरत इसमें इन्वॉल्व है और साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि देखिए अगर एक सेल है वो अ, 4 घंटे में, 5 घंटे में थोड़ा-सा स्क्वीज़ हो गया है, लेट्स से हम पहले दिन रोज़ा रखते हैं तो वो थोड़ा-सा स्क्वीज़ हो गया, श्रिंक हो गया, नेक्स्ट डे जब हम रोज़ा रखेंगे, तो वो जो स्क्वीज़ सेल है वो फर्दर जो है वो डिस्ट्रॉय के जो होता है लाइक वे ऑफ डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा, ठीक है? तो जब हम 30 डेज़ के लिए अपनी बॉडी को इतना जो है वो दे देते हैं टाइम कि वो फास्टिंग को जो है वो अडॉप्ट करे, तो ये ऑटोमैटिकली ये चीज़ें जो है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती हैं। जहाँ तक 24 आवर्स फास्टिंग और ये बहुत ही फिर कह लें कि जिसका स्टैमिना बहुत ज़्यादा होता है, वो इस चीज़ को तो कर सकता है, लेकिन आजकल क्योंकि इतनी इम्यूनिटी नहीं है लोगों में, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप 30 डेज़ के साइकिल में से पास हो जाते हो, तो ऑलमोस्ट आपकी बॉडी पूरे साल के लिए डिटॉक्सिफाई हो जाती है। ज़बरदस्त जी, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो सिस्टम बनाया है ना, वो एक बेहतरीन सिस्टम है, वही है, जिसको आहिस्ता-आहिस्ता साइंस साबित करेगी। मैं यहाँ कुछ चीज़ें ऐड करूँ कि पहले जब फास्टिंग 16 घंटे की आई, इंटरमिटेंट फास्टिंग आई, तो उसमें पहले वेट फास्टिंग थी, कि आप पानी पिएँ, आप साथ जूसेस शुरू में तो था जूसेस भी लें, फिर ये है कि ज़ीरो कैलोरिक ड्रिंक लें, कि जिसमें आप कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आया कि नहीं जी ड्राई फास्टिंग जो है ना, जिसमें आप पानी भी नहीं पीना जैसे हमारा रोज़ा होता है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद आ गया जी कि आप ओमेड करें जी, आप 24 घंटे में सिर्फ़ एक खाना खाएँ। अच्छा, हुँ, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना कि पूरा 1 महीना आपने करना है। हुँ, उसके ये हम जो गड़बड़ करते हैं, वो ये करते हैं कि हमने ये समझ लिया है कि रमज़ान में चूँकि हमें इतने घंटे हमने सारा दिन कुछ नहीं खाना, तो इसलिए जो जो हमारी विंडो है, जो जिसमें हमारी इफ्तार से लेके सुबह सहर तक विंडो है, उसमें हम इतना कुछ खा लें कि अगर कोई बेनिफिट हमें अल्लाह ताला देना भी चाह रहा है ना, तो हम उस बेनिफिट से भाग जाएँ, वो बेनिफिट हमारे ऊपर ना आने दें। तो हुँ, उसके ऊपर हमें एक्चुअली बात करनी है कि हुँ, उसको कैसे कंट्रोल करें। अब इसके ऊपर बात करने की हुँ, ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पराठे सुबह खा लें, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें शाम को खा के और इफ्तार बुफे के साथ अपना बेड़ा गर्क हम करते हैं। लेकिन हमने जो बेनिफिट लेने हैं, जो इबादत उसकी सैंक्टिटी है, असल में रमज़ान वो है। लेकिन हम कैसे बेहतरीन करें? तो स्टार्ट करते हैं, सदाकत आप हमें बताएँ कि जो हेल्दी ऑप्शंस हैं सहरी के, वो क्या हैं? जी। अच्छा एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी फिर हम इसको मिस कर देंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि देखिए रमज़ान का मतलब ये हो गया कि आपने एक सर्टेन ड्यूरेशन में कुछ खाना-पीना नहीं है और बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि क्या चेंजेज़ आई होंगी बॉडी में, ये कैसे हेल्दी है, इंसान सोचता है इस बारे में। ऑटोफैगी का नहीं पता होता जो ज़्यादा लोग साइंस नहीं जानते। अच्छा देखिए आप एक गाड़ी है, उसको आप थोड़ी-थोड़ी देर के लिए चला रहे हैं उसके इंजन को, आप उसको इग्नाइट करते हैं, उसको चलाते हैं, इग्नाइट करते हैं, उसको चलाते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है? तो इसी तरह ये हमारा स्टमक भी जो है वो इसी तरह है कि हम उसके अंदर कोई भी चीज़ बेशक वो पानी हो, बेशक वो कॉफ़ी हो, बेशक वो कैलोरीज़ आपको नहीं दे रहा, सैलेड ले रहे हैं आप, खाना खा रहे हैं, लेकिन वो इग्नाइट तो होता है ना, वो खाने के लिए तैयार होता है। तो उसको हम इतना यूज़ कर के उसको बिल्कुल ही बेहाल कर देते हैं। तो जब हम साल के अंदर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे तमाम ऑर्गन्स को जैसे स्टमक अगर खाना डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसका एक-एक ज़र्रा जो है वो हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, आपकी वेसल्स भी काम कर रही हैं, आपका ब्लड भी काम कर रहा है, आपके बाकी ऑर्गन्स भी, पूरा आपका गट इन्वॉल्व है, सेल्स तक जाती हैं, पूरी बॉडी आपकी काम कर रही है। लेकिन अगर हम इस चिमनी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी जो है, वो रेस्ट में आ जाती है और जिसकी वजह से
हम बहुत ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी फील करते हैं। एक तो इसका मेडिकल रीज़न है और दूसरा इसका फिज़िकल रीज़न भी यही है कि हम जो है जब रोज़ा रखते हैं तो उससे हमें ये बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था कि सहरी की क्या रूटीन होनी चाहिए? देखिए सहरी की जो रूटीन है ना उसमें हर बंदे की डिफरेंट रूटीन होनी चाहिए। मतलब अगर जैसे कोई डायबिटिक है उसकी अपनी रूटीन होनी चाहिए, अगर कोई नॉन डायबिटिक है उसकी अपनी, प्री डायबिटिक है, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, तो हर एक की कस्टमाइज़्ड जो एक होती है ना डाइट वो होनी चाहिए। लेट्स से अगर एक नॉर्मल पर्सन है वो अगर गंदम की रोटी या मल्टीग्रेन आटे की रोटी या हल्का-सा देसी घी का पराठा या रोटी के ऊपर घी लगाकर खा रहा है, साथ में वो कार्ब का पोर्शन ले रहा है, प्रोटीन का ले रहा है, साथ में योगर्ट का इस्तेमाल करता है जो आपका डेयरी आ जाता है। तो इस तरह एक कॉम्बिनेशन अपने पोर्शंस में रह के अगर वो खा लेता है, तो उसका कोई मज़ायका नहीं है। हमने मतलब बिल्कुल यहाँ बता रहे हैं कि सादा पराठे की बजाय अगर आप जी, मल्टीग्रेन आटे का जी। आप अगर रोटी बना के उसको देसी घी से चुपड़ लें, जी, साथ जी, जी। दही ले लें और आमलेट ले लें, तो ये हुँ, एक बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन है। जी, बेस्ट बिल्कुल। कॉम्बिनेशन है। ये मेरा ख़्याल तकरीबन सब लोगों को ये सूट कर जाता है। अच्छा, अच्छा ये देसी क्या घी का बड़े ये है और बच्चे हैं सबको सूट कर जाता है? सॉरी? ये क्या हर एज के लोगों को सूट कर जाता है और अगर कोई वेट से स्ट्रगल कर रहा है या कोई डायबिटीज के साथ स्ट्रगल कर रहा है उनके लिए भी ये ठीक है। देखिए जो देसी घी हम रिकमेंड कर रहे हैं ना ऊपर लगाना, वो कदरे बेहतर है जो आप उसको लगा के पकाएँगे, वो आपको पता है कि जो है वो अच्छे फैट्स में वो कन्वर्ट नहीं होता, जो एक देसी घी की अपनी एक ख़ासियत होती है। जब वो फ्लेम के ऊपर जाता है तो उसकी सारी जो है वो केमिकल नेचर चेंज हो जाती है, इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा है कि एज फैक्टर और जो डायबिटीज़ वो तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि देखिए जो डायबिटीज़ वाला होगा उसका अलग नाश्ता होगा, जो 60 इयर्स का है उसका अलग होगा, जो यंग पर्सन है जिसने काम पे जाना है, ऑफ़िस जाना है, वो अगर ये नाश्ता कर लेता है, सहरी कर लेता है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। जो ओल्ड एज पीपल है, अगर किसी का कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ है या कोई जिनका बीपी कंटीन्यूअसली हाई रहता है, वो फिर सादा रोटी का इस्तेमाल कर सकता है। सादा रोटी से मुराद के एक्स्ट्रा फैट्स ना ले और मल्टीग्रेन की रोटी इस्तेमाल कर ले, साथ में कोई जो है वेजिटेबल्स का सालन जो है वो अगर अंडा उनको नहीं सूट करता, तो सब्जियों की भुजिया या इस तरह की चीज़ साथ में योगर्ट ये है कि तमाम एज ग्रुप के लोगों को जो है हमारा कर्ड क्योंकि ये नेचुरल बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक्स ये सारे इसमें होते हैं, तो ये मोस्टली सबको ही सूट कर देता है। यहाँ एक चीज जो बताने वाली है वो ये है कि देखें, अगर आप मैदे की रोटी खाते हैं या सफेद आटे की रोटी खाते हैं ना, साथ आप काफी सारी चीनी अगर डाल लेते हैं लस्सी में, शरबत में या दही में, किसी में, या ये जो सिंपल कार्ब्स हैं, ये सिंपल कार्ब्स एक दफा तो आपको फौरन एनर्जी देते हैं, लेकिन ये बड़ी जल्दी मेटाबॉलाइज़ हो जाते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आप ज़्यादा पानी पिएँगे, तो वो जितना भी पानी पी लेंगे, वो 10-11 बजे तक आपके जिस्म से वो एक्स्ट्रा पानी जो है ना, वो आपको वॉशरूम के चक्कर ही ज़्यादा लगेंगे और वो जी, खत्म हो जाएगा। जी, अच्छा, जी, बिल्कुल। इसी तरह अगर आप सिंपल कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी एक थोड़े से पीरियड के बाद खत्म हो जाएँगे। अच्छा, अब अगर थोड़े से आप इसको मल्टीग्रेन में करते हैं, तो वो स्लोली जाएँगे और आपके ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो ज़्यादा शुगर स्पाइक है, वो नहीं होगी, नॉर्मल अंदाज़ में जाएगी। और अगली चीज़ ये है कि आपने तो अपनी बॉडी को एक स्पेस देनी है, एक गैप देना है कि उसके अंदर आपको आपका खाना तो डाइजेस्ट होना ही होना है। तो आप अपने एक्स्ट्रा अपनी मुसीबत क्यों डाल रहे हैं अपने बॉडी को? ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप सुबह खाएँ और शाम के 5 बजे तक आपके मैदे पे पड़ी रहे, तो वो तो आपका सारा सिस्टम ही अपसेट हो जाएगा ना, आपको तो पूरा दिन बीमार आप लगेंगे। तो सिस्टम यही है कि आपका खाना जो है ना वो 3-4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए और उसके बाद आप अपना पूरा दिन गुज़ारें। अच्छा, जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो आपके बॉडी के रिज़र्व्स हैं, जो एक्स्ट्रा, वो आहिस्ता-आहिस्ता यूज़ हो और फिर वो बॉडी को मौका दे कि आपकी बॉडी जो आपके जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स हैं और डेड सेल्स हैं, बीमार सेल्स हैं, उनको खींच के वहाँ से एनर्जी लेने की कोशिश करे। जो ऑटोफेजी की हम बात कर रहे हैं, वो वही तो है। तो अगर हुँ, हम इतना ज़्यादा खाते हैं, हम उस प्रोसेस को तो स्विच ऑन ही नहीं होने देते। लिहाज़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मत खाएँ, नॉर्मल खाएँ। अच्छा, अगली बात ये है
कि अब अच्छा मेरे जैसे बंदे जो बसरा कि साहब, इसमें इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ना मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो लोग कहते हैं ना कि मतलब सारा ही भर लो पेट को, मतलब यहाँ तक जो है वो अपने पेट को भर लो, और वो जो है मीठी लस्सी और दही के अंदर, दही दूध के अंदर वो मक्खन के पेड़े, जो लाहौरी नाश्ता है, चने, नान, फ्राई नान, ये सब सहरियां मैंने देखा है, पाए और निहारी और इस तरह की चीजें, ये मतलब आपके स्टमक का जो रमजान का एक बेनिफिट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सहरी को हम डिस्कस करें तो जरूरी है कि ये चीजें भी, हलवा पूरी के नाश्ते और ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं ना, हम ये बात कर रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को वैरायटी ऑफ फूड दें। देखिए रोटी अगर आप खा रहे हैं सिंपल आटे की, जो मैदा है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो रिफाइंड कार्ब है। अगर आप जो है वो फाइबर वाला आटा खाते हैं, लेट्स से जो हमारा चक्की का आटा होता है, वो फिर उससे कदरे बेहतर होता है कि उसके अंदर आपको फाइबर मिल जाता है। जो आपका मल्टीग्रेन जो थोड़े स्टेप अप हो जाता है, उसमें देखिए आपको हर तरह की न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आपको गंदम मिल रही है, आपको अगर बाजरा उसमें एडेड है, अगर उसमें जो है चने का आटा एडेड है, या बाकी जो फ्लैक्स सीड्स और बहुत सारी जो कॉम्बिनेशन से बनता है, तो उसमें देखिए आपको कितनी वैरायटी मिल रही है, आपको न्यूट्रिएंट्स की वैरायटी, इतनी छोटी सी रोटी में ही आपको बंडल ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं। नंबर वन ये, ठीक है जी। प्रोटीन कैसे पूरी करें? जी, प्रोटीन में देखिए अगर सबसे बेस्ट सोर्स उसका अंडा है। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, दालें, चने, लेग्यूम, जिनको हम मोस्टली प्लांट प्रोटीन्स भी जो है वो एज अ जानते हैं, तो वो उसका उसकी भुजिया इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग जी, जो अंडा कुछ को सूट नहीं करता, कुछ जी, अफ़ोर्ड नहीं करते, कुछ किसी वजह से नहीं खाना चाहते, तो जी, वो ये करते हैं कि शोरबे वाले सालन के साथ जी। रोटी खा ली या चाय के साथ रोटी खा ली या थोड़ा-सा दही ले लिया। तो क्या उनकी प्रोटीन पूरी हो जाती है? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए प्रोटीन जो है ना, हम प्रोटीन को हमेशा से इग्नोर करते आए हैं। हमारा ये जो एशियन खाना है, इसमें हम प्रोटीन को जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, हम कार्ब्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। हालाँकि प्रोटीन आपको लंबे अरसे तक जो है वो भूख को कंट्रोल करता है। आपको आपकी बॉडी के मसल्स, आपके हेयर्स, आपके नेल्स, आपकी जितनी तोड़-फोड़ है वो सारी प्रोटीन ही तो कवर कर रहा होता है, लेकिन प्रोटीन ही हम नहीं खा रहे होते। हम चाय पराठा खा लेते हैं, हम दही पराठा खा लेते हैं, प्रोटीन का पोर्शन। हालाँकि प्रोटीन ज़रूरी नहीं है कि अंडे से ही आप लें। अंडे, अगर आपको अंडा फ्राई नहीं पसंद, आप ऑमलेट बना लें। अगर ऑमलेट नहीं पसंद तो आप स्क्रैम्बल्ड एग्स बना लें। अगर आपको आटे उस के तरह अंदर से नहीं, बेसन डाल लें, आटे के अंदर जी, जी। बेसन डाल बेसन लें, ये डाल लें। और आसान है। आप आप दालों दालों का जो है वो पेस्ट बना के उसकी रोटी बना लें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम प्रोटीन को जो है वो पूरा कर सकते एक और चीज़ बताएँ कि आजकल आजकल बहुत सारे लोगों के पास किचन गार्डनिंग भी है या हैं। हुँ, पत्तों वाली सब्जियों की अवेलेबिलिटी है। तो अगर हम सुबह जो रोटी बनाते हैं, तो उसके हुँ, अंदर जैसे मूली के पत्ते हैं, पालक हुँ। है या इस तरह की आइसबर्ग है या कैबेज है या ब्रोकोली है, गोभी है, उसको सालन में या ऑमलेट में या उसको क्रश करके या पेस्ट बना के रोटी के अंदर डाल लें, वो कैसा है? बहुत आइडियल है, इसमें देखिए फाइबर का कंटेंट बढ़ जाएगा। देखिए अगेन मैं वही बात करना चाह रही हूँ कि एक आप सिंपल फूड ले रहे हैं और एक आप रिच ऑफ न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। जितने कॉम्बिनेशन आप जैसे मल्टीग्रेन के अंदर प्लस आप सब्जियाँ भी ऐड कर लेंगे तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन बन जाएगी कि आपकी सब्जी के जितने उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा मैक्रो पे फोकस करते हैं, माइक्रो पे फोकस नहीं करते। तो जितनी सब्जियों के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लस आपका जो मल्टीग्रेन है उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एक बंडल ऑफ, कह लें कि आपको मल्टीविटामिन खाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जो खाना खा रहे हैं वही आपका मल्टीविटामिन हो जाएगा। 2 चीज़ें रह गई। एक ये चीज़ कि जो लोग इसके कुछ लोग ना दलिया भी खा लेते हैं। सब लोगों को दलिया पसंद नहीं होता ना, लेकिन कुछ लोग बड़े शौक से जौ का दलिया या क्विक ओट मील जो है व्हाइट ओट वो खा लेते हैं, कुछ गंदम का दलिया भी खा लेते हैं। तो कुछ लोग दलिया खा लेते हैं, कुछ लोग या ज़्यादा एज के लोग जिनके स्टमक कमज़ोर है वो खा लेते हैं। एक ये बताएँ दलिया कैसा है? और दूसरा खबरदार जो चाय की बुराई की, फिर बताएँ चाय कैसा है? अच्छा, दलिये की जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि दलिया जो है वो बहुत आइडियल एक फूड है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका स्टमक जो है वो अपसेट रहता है। बाज़-औक़ात ये होता है कि किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वज़ह से या किसी मेडिकेशन की वज़ह से ख़वातीन का या मर्दों का जो है वो जीआईटी ट्रैक्ट जो होता है,
या जिसे हम गट कहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए जो सॉफ्ट डाइट है वो रिकमेंड की जाती है। तो दलिया भी हमारे पास जो है वो सॉफ्ट डाइट में आता है। और आप मज़े की बात ये है कि आप इसको सुबह-सुबह बनाने की बजाय आप रात में बना के रख लें। अच्छा, इसको भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप खा सकते हैं कि आप इसके अंदर प्री सोक्ड चिया सीड ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर नट्स ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई अपनी पसंद का फ्रूट जो दूध के साथ जिसका कॉम्बिनेशन अच्छा हो। ये नहीं कि दलिया है तो ऊपर आप किन्नू डाल लें या अमरूद डाल लें, ऐसा नहीं। जो आपके फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल है, बनाना है, जिनका दूध के साथ कॉम्बिनेशन ठीक रहता है, वो ऐड करके आप सहरी में खा सकते हैं। तो ये एक आइडियल, इसमें आपके पास कार्ब्स भी हैं, इसमें आपके पास प्रोटीन भी है जब आप उसमें नट्स ऐड कर देते हैं। इसके अंदर अगर आप हनी ऐड करना चाहते हैं, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। ये जी। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की। मैंने देखा है बहुत सारे बुजुर्गों को, वो खाली दलिया बना के ना पानी में या दूध में खा लेते हैं। उसमें ना वो दाल ऐड करते हैं, ना गोश्त ऐड करते हैं, ना अंडा ऐड करते हैं, ना नट्स ऐड करते हैं, ना चिया सीड ऐड करते हैं। मसला जी। ये है कि उसके अंदर ये कुछ ना कुछ फाइबर का सोर्स एडिशनल भी दें, प्रोटीन का सोर्स भी एडिशनल दे दें। दाल ऐड कर लें या गोश्त ऐड कर लें या चिया सीड ही ऐड कर लें। लोगों को मीठा पसंद होता है तो आप उसके अंदर शहद ऐड करें और उसके अंदर आप ड्राई नट्स या उसको आप सोक नट्स जो हैं चिया सीड्स और फ्रूट के साथ ले सकते हैं। अगर आप उसको नमकीन पसंद करते हैं तो फिर आप उसके अंदर मैश्ड चिकन डाल सकते हैं। अगर आपको बड़ा छोटा गोश्त पसंद है तो उसकी यखनी में आप उसको बना सकते हैं। वो बड़ा आइडियल हो जाता है। उसके अंदर आप सब्जियाँ बॉयल करके वो डाल सकते हैं। तो ये 2 तरह के दलिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि इससे आपका पेट नहीं भरेगा, तो आप इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि आप इसके साथ बॉयल अंडा 1 या 2 जो है वो एडिशनल प्रोटीन ज़बरदस्त, आप ले ज़बरदस्त। सकते हैं। अब बताएँ जी 2 चीज़ें, एक तो पानी कितना को पी लेना चाहिए? 2-3 जग पानी पी लेना चाहिए या जितना आपको प्यास है उतना ही पानी पीना चाहिए? और उसके बाद चाय कितने कप पीनी चाहिए और कितनी स्ट्रॉन्ग पीनी चाहिए? अच्छा, पानी की जो बात है ना, ये बहुत ही बुरी एक प्रैक्टिस हमारे यहाँ है कि जग के जग रखे हुए होते हैं और बस जैसे ही वो मौलवी अज़ान देता है तो हम जो है ना गटागट पानी जो है वो पीते हैं। मतलब ये थोड़ी-सी फ़नी बात भी है, समटाइम हम भी ऐसे कर लेते हैं। लेकिन जो आइडियल सिचुएशन है ना उसमें ये है कि जैसे आप रोज़ा इफ्तार करें, तब आप जो है वो पानी का एक जग रखें अपने पास, लेकिन उसको सिप बाय सिप पिएँ। मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाई थी कि जिस दिन हम लोग अपना खाना जो है वो एज़ अ लिक्विड खाना शुरू हो गए और पानी को एज़ अ खाना शुरू हो गए, लाइक पानी पिएँ तो उसको चबा-चबा के होल्ड करके ताकि आपकी बॉडी में वो एब्ज़ॉर्ब हो और खाने को इतना च्यू करें कि वो लिक्विड बन जाए और फिर उसको इनगल्फ करें तो आपको पेट की कोई बीमारी नहीं होती। तो आपने पानी गटा-गट नहीं पीना, जितना आप प्रेशर स्टमक पे क्रिएट करेंगे वो फ्लश कर देगा। हमारे वॉल्स होते हैं, हमारे स्टमक के मुँह पे भी और एंड पे भी। तो जैसे ही हम प्रेशर डालते हैं तो वो आगे उसको फ्लोट कर देता है। तो हमने जो भी पीना है वो सिप बाय सिप अगर हम पानी पिएँगे, बेशक आप 1 ग्लास पिएँगे वो आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होगा, आपकी किडनीज़ पे प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गटा-गट पिएँगे उसका आपको फ़ायदा भी नहीं होगा, उल्टा आपकी स्टमक, लाइनिंग और आपकी किडनीज़ पे प्रेशर आएगा और वो डैमेज होने का खतरा होता है। इसीलिए कहा गया है कि पानी 3 सांसों में पिएँ, बैठ के पिएँ, ताकि बॉडी के ऊपर प्रेशर क्रिएट ना हो। तो ये हमारी इस्लामिक जो नॉर्म्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो अब साइंस आके हमें बता रही है। अच्छा, कुछ लोगों को चाय का बहुत शौक होता है और देखिए कुछ चाय लोगों को को नहीं, क्या नाम है? ये स्टेटमेंट ठीक है। कुछ लोगों को चाय का नहीं शौक, बाकी सबको होता है। ये बात करें आप। अच्छा, चाय जो है वो हमारे दस्तरख़्वान का एक मेन पार्ट है, स्पेशली सहरी या ब्रेकफ़ास्ट में सब लोग भी चाय लेना पसंद करते हैं। लेकिन चाय को अगर हम खाने के साथ लेते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि हमारे खाने की जितनी आयरन है उसकी एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाती। तो जिन लोगों में हमारे पाकिस्तानी अवाम में ख़वातीन में स्पेशली आयरन की बहुत कमी होती है, बच्चों में आयरन की बहुत कमी होती है, वो इसी वज़ह से होती है कि माएँ जो है फ़ीडर भर-भर के चाय दे रही होती हैं या चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये स्पेशली खाने के साथ होता है। तो चाय जो है सबसे पहले तो आपने अगर बहुत आपको शौक है तो आप फिर मील गैप से चाय जो है वो पिएँ। प्लस आप उसमें जो है कम से कम दूध वाली चाय जो है वो पिएँ ताकि आपको उसके जो दूध और चाय के कॉम्बिनेशन से जो नेगेटिव चीज़ें आपकी बॉडी में जा रही होती हैं, उस कॉम्बिनेशन की वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएँ। यहाँ मेरा एक और मज़े इख्तिलाफ की है। बात ये है कि आप चाय पिएँ ही मेरा ना, आप दूध पी यही लें उसकी जगह। अच्छा, यहाँ मेरा एक इख्तिलाफ है। आप दही खाएँ, दही के साथ दूध तो नहीं पी सकते। सहरी में आप दही लाज़मी खाएँ
अच्छा, जो चाय है ना, जो लोग हुँ, चाय के ज़्यादा आदी हैं ना, देखें यहाँ 2-3 चीज़ें आ रही हैं। पहली ये चीज़ आ रही है कि दुनिया जो चाय के ऊपर बातें करती है ना कि दूध ऐड करना है, उनके यहाँ 100% खालिस दूध ही होता है, वो कहते हैं कि इससे वज़न बढ़ता है, ठीक है? तो वज़न बढ़ाने के लिए जो बेहतरीन खुराक है वो अब भी दूध ही है। तो जो लोग तो अपना वज़न के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए तो मसला हो सकता है। जो मेरे जैसे लोग, वो जो जिनका वज़न का कोई इश्यू नहीं है, वो चाय के असरात जो कि न्यूट्रिएंट को, जैसे उसके अंदर टैनिन है, कैफ़ीन है, कि जो आपकी न्यूट्रिएंट, आयरन और दूसरी एब्ज़ॉर्प्शन को कम करती है। तो अगर आपके पास खालिस दूध अवेलेबल है, मैं फिर कहूँगा, हुँ, अगर खालिस दूध अवेलेबल है, तो फिर आप दूध की कुर्बानी दे देते हैं। यस, दूध ज़ाया कर देते हैं, दूध की कुर्बानी दे देते हैं। दूध के अंदर जो आपको प्रोटीन है, दूध के अंदर हुँ, जो कैल्शियम है और बाकी बेनिफिट्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन उससे चाय के जो नुकसानात हैं, कतरे वो कम हो जाते हैं। जो आयरन खुराक से चाय ने अब्ज़ॉर्ब करनी थी, वो दूध के साथ जो बॉन्ड हो जाता है, फिर वो बच जाते हैं। इसी तरह जो प्रोटीन आपके खाने के अंदर चाय ने बेड़ा गर्क करनी थी, वो जो दूध की प्रोटीन के साथ मिल जाती है, तो वो कदरे सेफ हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को, और 90% लोगों को पता है कि उनके पास दूध खालिस नहीं है। 90% लोगों को पता पता है कि उनके ग्वाला जो दूध दे के जाता है, वो केमिकल है। तो वो तो उल्टा टॉक्सिन है, वो तो उल्टा ज़हर है। उसको आप खाली दूध पिएँ, दूध पत्ती में पिएँ, चाय में पिएँ, वो ज़हर ही है। फिर ये जो आप पाउडर डालते हैं या व्हाइटनर डालते हैं, तो वो उसके अंदर तो प्रोटीन होती ही नहीं है। वो तो बिल्कुल एक टी व्हाइटनर है। तो उसमें एक तो वो केमिकल आपके जिस्म के अंदर गया, दूसरा ये है कि जो आप जो टैनिन और बाकी चीज़ें हैं जो कि आपके न्यूट्रिएंट को अब्ज़ॉर्ब करते हैं, वो तो एज़ सच रहेंगे। तो आपके खाने के अंदर से वो आयरन को और कैल्शियम को बहुत बुरे तरीके से करेगा। तो जिन लोगों के पास खालिस दूध अवेलेबल है और वो चाय पीना चाहते हैं, वो जो हल्की दूध पत्ती है, वो 1 कप पी लें, तो वो उसमें कम दूध ज़ाया हो जाएगा, लेकिन उसके नुकसानात कतरे कम हो जाएँगे। मैं ये नहीं कहता नहीं होंगे। चाय के बहरहाल जो बेनिफिट्स हैं, वो अपने बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम कंपेयर करें ना कि बेनिफिट ज़्यादा है या नुकसानात ज़्यादा है, तो शायद ये बैन बैन होगा। दोनों अपनी जगह के ऊपर है। बहरहाल अब ये एक ऐसी चीज़ है कि आज हमने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया। हमारा टारगेट था कि आज हम आपको एक रमज़ान के स्टार्ट में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपने अपनी सहरी कैसे प्लान करनी है। तो आज का प्रोग्राम हमारा सहरी के ऊपर था। इंशाअल्लाह हम कुछ दिन के बाद इफ्तारी के ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद फिर हम फ़ॉलो अप में प्रोग्राम करेंगे कि अगर कोई अपना वज़न को कम करना चाहता है, तो वो सहर इफ्तार को कैसे करे? अगर कोई डायबिटीज़ को मैनेज करना चाहता है, वो कैसे करे? अगर किसी और ख़ास बीमारी के साथ वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए सहर इफ्तार में, रमज़ान में क्या रूटीन होना चाहिए? आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें, हम अकॉर्डिंगली प्रोग्राम करेंगे। तो सदाकत, कोई लास्ट एक सेंटेंस जो आज का आप कंक्लूड करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। अच्छा, इसमें देखिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वैसे मतलब ये चीज़ें प्रैक्टिकली हम करते नहीं हैं, इस पे डिस्कस बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम 1 महीने के लिए अपने आप को प्योरली जो है वो अपनी बॉडी को हील करने की तरफ जो है तवज्जो दें, इसको एक फेस्टिव इस हिसाब से ना बनाएँ कि जी खाने का महीना आ गया है, हमारे दस्तरख़्वान पे ये हो, हमारी सहरी में ये हो, इफ्तारी में ये हो। सिंपल अपनी बॉडी को थोड़ा-सा हम रिलैक्स्ड रखने के ऊपर तवज्जो दें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर इसको आप जो है नहीं इस तरह से करते और अपनी क्या कहते हैं कि अपनी वही रूटीन को फ़ॉलो करते हैं, जिसमें आपकी वही फ्राई आइटम्स और इस तरह की चीज़ें, तो फिर आप अपनी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को जो है वो दावत देने के लिए तैयार रहें। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने ये रमज़ान का महीना रखा है, तो वो किसी वजह से ही जो है वो रखा है। ये बॉडी के लिए, बॉडी हीलिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके ऊपर फ़ोकस करें। खुश रहें जी, आबाद रहें जी। बहुत थैंक शुक्रिया यू। सदाकत, आपने आज बड़ा कम्प्रिहेंसिवली लोगों को एक जो आई ओपनर थी कुछ चीज़ें, कोई नई इन्फॉर्मेशन भी, कुछ उनको याद दहानी भी करवाई। तो इंशाअल्लाह जी बहुत जल्द दोबारा आपके पास हाज़िर होंगे। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।